नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 23 जनवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। क्या विधायकों का निलंबन न्यायिक समीक्षा के लिए है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या विधायिका में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है या सीमित दायरे में कर सकता है न्याय समीक्षा। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे और विधायिका यानी विधानसभा की शक्ति क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 2021 में चीनी सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ी, यानी दशकों से भारत और चीन के बीच दबाव के बावजूद भी आज सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी भारत और चीन, यानी भारत आज भी चीन पर निर्भर है। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चर्चा करेंगे। और पहनने योग्य धातुओं में रेडियो धर्मी पदार्थ जोड़ना अनुचित है। तो इसमें रेडियो धर्मी पदार्थों को जो ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है वह किस प्रकार हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कैसे हमारे त्वचा को प्रभावित करता है, इन सब बात की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा ओस्लो वार्ता। तो तालिबान ओस्लो वार्ता के लिए रवाना हो गया। तो ओस्लो वार्ता, इसमें तालिबान और ओस्लो जो वार्ता का मुख्य केंद्र होगा, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो वहां पर तालिबान ने चूंकि पुनः सत्ता स्थापित की है अफगानिस्तान में, तो वर्तमान में अफगानिस्तान की हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसे में ओस्लो वार्ता के लिए पहल की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ तालिबान कैसे सशक्त हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल, जो कि मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 11 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी पॉलिटी से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर यही है कि क्या विधायकों का निलंबन न्यायिक समीक्षा के लिए है? क्या विधानसभाओं के सदस्यों को एक सत्र के बाद भी प्रतिबंधित किया जा सकता है? क्या 1 साल का प्रतिबंध संविधान का उल्लंघन करता है? तो विवरण में यही है कि पिछले जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा कथित अव्यवस्थित आचरण के लिए भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो निलंबन की असामान्य रूप से लंबी अवधि पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, जो विधानसभा की कार्रवाई को चुनौती दे रहा है। तो अदालत ने विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या पूरे 1 साल के लिए निलंबन वैध है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्या उठाए? तो उसमें सवाल में यही है कि पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 190 के 4 का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि सदन बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सीट को खाली घोषित कर सकता है। यह आश्चर्य करने के लिए कि क्या कोई निलंबन इस 60 दिन की सीमा से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी यही कहता है कि सदन में किसी भी रिक्त को होने के 6 महीने के भीतर भी उपचुनाव के माध्यम से भरना होगा। तो बेंच ने यही कहा कि आश्चर्य है कि क्या विधानसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, और 6 महीने की इस सीमा के आलोक में इसे पूरे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा निलंबन का विधायिका से एक मुक्त निष्कासन से भी बदतर परिणाम प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव 6 महीने के भीतर होगा, जबकि 1 साल के निलंबन के लिए रिक्त को भरना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने क्या कहा? तो राज्य सरकार के वकील ने यही तर्क दिया कि विधायिका की कार्रवाई के दौरान विशेषाधिकार के उल्लंघन या अव्यवस्थित आचरण के लिए दंडित करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। एक बार जब किसी सदस्य को अव्यवस्थित आचरण के लिए दंडित करने की शक्ति को मान्यता दे दी जाती है, तो उसके प्रयोग के तरीके को कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और महाराष्ट्र विधानसभा नियम के 53 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य को उस दिन या शेष सत्र के लिए अव्यवस्थित आचरण के लिए विधानसभा से हटने का निर्देश दे सकता है।
और इस संदर्भ में वकील ने यह भी तर्क दिया कि जब किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति उपलब्ध है तो निलंबित करने की शक्ति सदन को हर समय उपलब्ध है। सदस्य के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सीट को रिक्त घोषित करने के प्रावधान पर सरकार ने यही तर्क दिया कि यह सदन है जो सीट को रिक्त घोषित कर सकता है और यह किसी सदस्य को 60 दिनों तक अनुपस्थिति का आवश्यक परिणाम नहीं है जिस पर सदन ने निर्णय लिया है। इसके अलावा निलंबन के दौरान सदस्य अपने पद पर बना रहता है लेकिन विधायिका में केवल वह अपनी आवाज खो देता है, तो ऐसे में वह सदस्य की सदस्यता अभी नहीं रद्द हुई है। तो ऐसे में क्या विधायकों का निलंबन न्यायिक समीक्षा के लिए है? तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए सुंदरम से कहा कि निर्णय का कोई उद्देश्य होना चाहिए, एक प्रबल कारण होना चाहिए जिससे कि उसे अगले सत्र में भी भाग लेने की अनुमति न दी जाए। तो मुद्दा जो है, मूल मुद्दा यह है कि तर्कसंगत निर्णय के सिद्धांत का है। तो ऐसे में सुंदरम ने राज्य विधानसभा के भीतर कामकाज पर न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे के मुद्दे की दलील दे दी और उन्होंने कहा कि सदन में जो हो रहा है उसकी न्यायिक समीक्षा घोर अवैधता के मामले में ही होगी, अन्यथा इससे सत्ता के पृथक्करण के मूल तत्व पर हमला होगा। और इस तरह से सजा क्या हो सकती है? संविधान कोई भी संसदीय कानून परिभाषित नहीं करता है कि सजा क्या हो सकती है और यह विधायिका की शक्ति है कि वह निष्कासन सहित इस तरह दंडित करे जो उसे उचित लगता हो। तो निलंबन या निष्कासन से निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से वंचित होना कोई आधार नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा राज्य सरकार की ओर से जो दलील दी गई उसमें भी काफी कुछ सकारात्मकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, यह पृष्ठ संख्या 13 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड और थर्ड पेपर दोनों से जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था दोनों से। तो 2021 में चीनी सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। चीन से मध्यवर्ती रसायनों के लिए तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स का शिपमेंट तेजी से बढ़ा और आयात को रिकॉर्ड 97.5 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया। तो भारत पिछले वर्ष चीन से अपने प्रमुख शीर्ष 100 आयातों में से 16 बिलियन डॉलर का अधिक आयात किया, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2/3 की वृद्धि। तो व्यापार के आंकड़ों के विश्लेषण से ही पता चलता है कि कई महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता को रेखांकित कर रहा है। तो चीन से भारत का कुल आयात पिछले साल रिकॉर्ड 97.5 अरब डॉलर को पार कर गया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा 125 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो ऐसे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम द्वारा जारी आंकड़ों और टेबलाइट ग्लोबल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में चीन का निर्यात 97.52 बिलियन डॉलर था, जो कि 46.2% अधिक, जबकि चीन ने भारत से मात्र 28.14 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया, जो कि 34.2% अधिक था। और सोचिए, पिछले साल जनवरी और नवंबर के बीच चीन से आयातित 8,455 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में भारत के मंत्रालय के एक वाणिज्य डेटा विश्लेषण के अनुसार रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो घटकों, वस्त्रों तक सभी चीजों को शामिल करने वाली एक चौंका देने वाली विविध सूची में 4,591 की वृद्धि हुई। यानी इतने तनाव के बावजूद भी कैसे भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है। तो दशकों से चली आ रही कड़वाहट के बावजूद भी भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार क्यों बढ़ रहा है? तो विशेषज्ञों का यही मानना है कि यह अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा। भारत ने यह शिकायत भी की चीन ने वादों के बावजूद भारतीय कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों तक पहुंचने नहीं दिया, और विश्लेषकों ने व्यापार में वृद्धि के लिए दोनों देशों की औद्योगिक श्रृंखलाओं के पूरक पहलुओं को जिम्मेदार ठहराया है। जैसे भारतीय दवा उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले लगभग 50 से 60% रसायन और अन्य सामग्री क्या है, अभी भी चीन पर निर्भर है। तो ऐसे में व्यापार होना लाजमी है। तो 2020 में भारत चीन व्यापार 5.6% घटकर 87.6, तो वह घटना के बाद इस तरह का, यानी 2017 के बाद यह सबसे कम हुआ था, लेकिन फिर
वृद्धि हो गई। लेकिन चीन अभी भी अमेरिका को पछाड़कर पिछले साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तो चीनी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच व्यापार डाटा इस बात का एक और सबूत है कि भारत चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने में असमर्थ है। तो इसीलिए भारत ने इसके लिए आत्मनिर्भरता अभियान कितना असरदार हुआ। तो पिछले साल मई में भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता अभियान चलाना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना। लेकिन विशेषज्ञों का यही मानना है कि चीन पर निर्भरता को कम करना अधिक केंद्रित था आत्मनिर्भर भारत अभियान। लेकिन ताजा व्यापारिक आंकड़े यही कहते हैं कि इन सब कदमों के बावजूद चीन पर निर्भरता अभी कम नहीं होगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक सतत प्रक्रिया है। तो फिलहाल भारत चीन में बनी भारी मशीनरी, दूरसंचार उपकरण, घरेलू उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है। तो यह चीन से आयात किए सामानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अभी चीन से पीछा छुड़ाना असंभव है, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए भारत को अपने कह सकते हैं निवेश के लिए द्वार खोलने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी, जैसे आप चीन और अमेरिका को ही ले लीजिए, तो यह विश्व के सबसे बड़े निर्यातक हैं तो आयातक भी हैं, तो निवेशक भी इनके यहाँ आते हैं। तो ऐसे में भारत को भी कदम उठाना पड़ेगा। तो इस सतत प्रक्रिया के बाद ही इस व्यापार को घटाया जा सकता है। आगे की राय यही हो सकती है कि अभी जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि इस महामारी के दौरान अमेरिका से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने में चीन ने कार्य किया है, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था का जो आधार है बड़ी ठोस स्तंभों पर टिका हुआ है। तो ऐसे में भारत को यहां ध्यान रखते हुए, चूंकि इससे चीन को भी फायदा और भारत को भी फायदा है, तो अभी के फिलहाल इसी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 13 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा सकता है। तो पहनने योग्य वस्तुओं में रेडियोधर्मी पदार्थ जोड़ना अनुचित है। तो 16 दिसंबर 2021 को परमाणु सुरक्षा और विकिरण संरक्षण प्राधिकरण नीदरलैंड ने 10 उत्पादों की पहचान जारी कर यही बयान दिया, जैसे मैग्नेटिक नेकलेस होते हैं, मैग्नेटिक स्पोर्ट बूस्ट ब्रेसलेट होते हैं, स्माइली किड्स ब्रेसलेट होते हैं, एथलेटिक नेकलेस, जिसमें कानूनी रूप से अनुमत से अधिक रेडियोधर्मिता पाई गई। तो एजेंसी ने जनता को क्वांटम पेंडेंट, एंटी 5G पेंडेंट या निगेटिव आयन ज्वेलरी आइटम या स्लीप मास्क का उपयोग करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि इसमें नकारात्मक आयन उत्पादों में रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं, जो कि व्यक्ति के त्वचा या कह सकते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो रेडियोधर्मी उत्पाद नकारात्मक आयन उत्पादों, स्केलर ऊर्जा उत्पादों के विक्रेताओं का यही दावा है कि ये उत्पाद उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बेचना है, मार्केटिंग करना है। वो बोलेंगे कि इसमें ज्वालामुखी राख और खनिजों आदि से यह बने हुए हैं, इसलिए नुकसानदायक नहीं होते, जबकि इनमें रेडियोधर्मी पदार्थ निश्चित रूप से हो सकते हैं, आयनकारी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जो ऊतक क्षति का कारण बन सकते हैं और उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो सकते हैं। तो लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई वर्षों से ऐसे उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं, अक्सर पेंडेंट, हार, कंगन, स्लीप मास्क आदि के रूप में। आपने देखा है कई लोगों के हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बोलते हैं कि मुझे ये मतलब ठीक ही हमारे ऊपर असर ही नहीं करता, इसका ठीक से इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो लोग नॉर्मल हाथ में चूड़ियां डाल लेते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थों वाले उत्पादों का निर्माण और बिक्री उचित नहीं है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से अंडरगारमेंट के नमूने, एक अन्य IAEA समर्थित परियोजनाओं में यही पाया गया कि मलेशिया और अन्य जगहों पर अंडरगारमेंट उद्योग ने विज्ञापित किया कि उनके नकारात्मक आयन अंडरगारमेंट में टूमलाइन, मोनाजाइट, जिक्रोन होते हैं, जिन्हें यूरेनियम और थोरियम के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में विकिरण संरक्षण और विकिरण स्रोतों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी सुरक्षा मानक IAEA यही मानता है कि खिलौनों और व्यक्तिगत आभूषणों या श्रृंगार में विकिरण या रेडियोधर्मी पदार्थों का यह तुच्छ उपयोग, जिसके परिणाम स्वरूप गतिविधियों में वृद्धि होती है, अनुचित है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है और विश्व के अन्य देशों को और सभी देशों को इस पर कारगर उपाय सोचना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 9 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तालिबान का प्रतिनिधिमंडल ओस्लो वार्ता के लिए रवाना हो गया है। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि तालिबान का जो एक प्रतिनिधिमंडल है ओस्लो
वार्ता क्या है? तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, तो वहीं पर यह वार्ता होगी। तो ओस्लो की यात्रा पर रवाना हुए हैं। हाल ही में नॉर्वे की सरकार ने अपनी तरफ से यह पहल की, तो तालिबान प्रतिनिधियों से वार्ता कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाए। तो ओस्लो में इस प्रतिनिधिमंडल की वार्ता नॉर्वे सरकार के प्रतिनिधिमंडल से होगी, और इस वार्ता में नॉर्वे सरकार के साथ ही इसमें अफगानिस्तान के भी सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के प्रतिनिधि भी वार्ता के समय मौजूद रहेंगे। तो पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर यानी 15 अगस्त 2021 को सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान पहली बार यूरोप में बैठक करेगा। इससे पहले तालिबान रूस, ईरान, कतर, पाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा कर चुका है। तो नॉर्वे आने वाले तालिबान प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी कर रहे हैं। मुत्तकी तालिबान की इस मांग पर दबाव बनाएंगे कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने करीब 10 अरब डॉलर की सहायता राशि पर जो रोक लगाई है वह जारी की जाए। तो इसीलिए यह जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को सरकार को मान्यता नहीं दी है। 1996 और 2001 के बीच पहली बार सत्ता में रहने के दौरान मानवाधिकारों के हनन के लिए कुख्यात, जब उन्हें यूएस के नेतृत्व वाले आक्रमण से हटा दिया गया था। तो उस समय के जो कार्रवाई थी, इस बार यही कारण है कि अफगानिस्तान की जनता डरी और सहमी हुई है। लेकिन नॉर्वे ने यह क्लियर कर दिया है कि यह मतलब नहीं है कि तालिबान को हमने मान्यता दी है या उनकी सत्ता को वैध करार कर रहे हैं, बल्कि इस वार्ता के माध्यम से हम वहां की जनता को आवश्यक सहायता पहुंचाने का रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नॉर्वे को अफगानिस्तान के नागरिकों की चिंता है। इसमें मानवाधिकार और जनता के अनुकूल स्थिति बहाल करने के लिए नॉर्वे सरकार प्रतिबद्ध है। जाहिर है, केवल निरंकुश सत्ता के कारण करोड़ों नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान की स्थिति है। यदि ऐसा किया जाता है तो जाहिर है दुनिया की 80% जनता इस दौर में निरंकुश शासन या फिर तानाशाही झेल रही है। ऐसे में फिर और देशों में इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। तो संयुक्त राष्ट्र का आकलन यही है कि अफगानिस्तान की जनता को तुरंत 5 अरब डॉलर की मदद की आवश्यकता है। चूंकि 55% भाग सूखे की चपेट में है और भूखमरी के कगार पर है। महिलाओं के प्रति वहां अमानवीयता का व्यवहार किया जा रहा है। आए दिन उनके आंदोलनों को बहुत ही गंदे तरीके से कुचला जा रहा है। इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, यह तालिबान कौन है, इसकी ताकत क्या है? तो यह अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद इसकी शुरुआत उत्तरी पाकिस्तान में हुई थी। तो पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब ही होता है छात्र। तो इस तरह से तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को भी जिम्मेदार माना गया था। और शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना और वहां शरिया कानून और इस्लामी राज स्थापित करना उसका मकसद है। और शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजीज जनता ने तालिबान को मसीहा के रूप में देखा था, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की यह लोकप्रियता को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक तालिबान बहुत ही पावरफुल हो चुका था। सोचिए, अमेरिका जैसे देश को झुकना पड़ा और अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। तो सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और 98 तक 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2001 के हमले के बाद, चूंकि 2001 के बाद फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर तालिबानियों को हटा दिया, लेकिन 20 सालों के संघर्ष के बाद फिर से तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को पुनः वापसी अफगानिस्तान में की है। ऐसे में अफगानिस्तान नागरिकों को बहुत भय है, डर है, खासकर वहां की महिलाएं, जो कि बहुत तेजी से वह विकास कर रही थी, महिला सशक्तिकरण हो रहा था, लेकिन एकाएक इन सब पर रोक लग गया है। तो अब आगे देखते हैं कि इस वार्ता में होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ संख्या 8 पर सामान्य अध्ययन के, इसको थर्ड पेपर यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। मार्च के अंत तक तैयार होगा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल। तो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को गति शक्ति कार्यक्रम शुरू किया था।
तो यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्मों की परिकल्पना की गई थी और जो कि 31 मार्च 2022 तक यह तैयार हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रालयों से इनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 75% डेटा पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अब राज्य सरकारों को अपना डेटा साझा करने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है, इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच लिंक प्रदान किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र के साथ साथ राज्यों में 17 विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित करने और योजना डिजाइनिंग और निष्पादन को संस्थागत करने के लिए 13 अक्टूबर को यह घोषणा की थी। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल होंगी और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रसद लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। और राष्ट्रीय मास्टर प्लान जंगलों, जल निकायों, खानों, धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों जैसी भौगोलिक विशेषताओं को दिखाएगा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संरेखण की योजना बनाने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह क्या है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान? तो मैंने जैसा कि बता ही दिया कि पिछले वर्ष इसको लॉन्च किया गया था, वो भी लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजना के निष्पादन हेतु इसे लॉन्च किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान। तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें रेलवे जो है, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल होंगे और इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म को विकसित किया। तो इससे क्या फायदा होगा? तो इससे यही है कि समग्र शासन का विस्तार होगा। इससे देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी सभी स्टॉक होल्डर को, इन्वेस्टर को एक विश्लेषणात्मक डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा और इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलेगी और 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के साथ गति शक्ति प्रदान करेगा और मेक इन इंडिया का यह समर्थन करेगी और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी और आत्मनिर्भर भारत को और सशक्त बनाएगी। इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में मदद मिलेगी। भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। तो इस उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाती है। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो दुनिया ने यह स्वीकृत बात है कि सतत विकास के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण कर सकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। विधायकों को निलंबित करने के विधानसभा की शक्ति और हाल के मामलों में सामने आए मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो पिछली जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा कथित अव्यवस्थित आचरण के लिए भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह घटना का संदर्भ लेते हुए आपको विधानसभा की शक्ति को थोड़ा सा यहां बताते हुए आपको मुख्य भाग में जाना है, फिर विधानसभा की शक्ति का उल्लेख करना है, फिर न्यायालय में जो वार्ता हुई, न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे क्या हो सकते हैं, क्या न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, इसीलिए न्यायपालिका ने मामले को सुरक्षित रखा है, तो वह विधायिका के मामले में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इन सब बातों का उल्लेख करते हुए आपको विधानसभा की शक्ति, विधानसभा अध्यक्ष क्या निलंबित कर सकता है और कितने दिन तक कर सकता है, इसको बताते हुए अंत में संक्षेप में उत्तर का निष्कर्ष लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, पहनने योग्य उपकरणों और गैजेट में रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करना है। तो रेडियोधर्मी उत्पाद के बारे में बताते हुए इसका प्रभाव यानी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और पहनने योग्य इसमें गैजेट रेडियोधर्मी का जो उपयोग, इसको उदाहरण देके आपको समझाना है और कौन कौन सी संस्थाएं इस पर चिंतित हैं और इस स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करते हुए अंत में निष्कर्षतः उत्तर पर आना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।